नमस्कार दोस्तों। तो ये मेरा तीसरा साइकिल है बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट्स के अंदर। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर करूं कि इन 3 साइकिलों में मैंने क्या सीखा है क्रिप्टो मार्केट के अंदर और क्या है मेरा पर्सनल ओपिनियन क्रिप्टोज के बारे में। साथ में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है बिटकॉइन का डिसेंट्रलाइज होना और किस पड़ाव पे है सेंट्रल बैंक के साथ क्रिप्टो इंडस्ट्री की लड़ाई। फिर हम डिस्कस करेंगे क्यों एफटीएक्स स्कैम के बाद पूरी फाउंडेशन ट्रस्ट की हिल चुकी है इन्वेस्टर्स की क्रिप्टो इंडस्ट्रीज की तरफ। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के टेक्निकल चार्ट्स को। सबसे पहले मैंने 2014 में 10 बिटकॉइन खरीदे 3 लाख के आसपास। उस समय $600 का रेट चलता था बिटकॉइन का। तब ये एक्सचेंज नहीं हुआ करती थी। बिटकॉइन जो है P2P परचेज में बिकता था। तो शुरू करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया ये मेरा तीसरा साइकिल है क्रिप्टोज के अंदर और इन 3 साइकिल के अंदर पहले मेरा पोर्टफोलियो बढ़ा, फिर गिरा, फिर बहुत बढ़ा और फिर बहुत गिरा और अब अटका हुआ है। दोस्तों कोई आइडिया नहीं था ये क्या होता है। फिर उसके बाद मैंने इसको रिसर्च किया, इधर उधर ट्राई करके फॉरेन जाके खर्च करने की भी कोशिश की और थोड़ी सी ट्रांजैक्शंस भी करके देखी। उसके साथ सीखता गया कि ब्लॉकचेन क्या होती है और क्रिप्टो इंडस्ट्री में बिटकॉइन की मतलब क्या है। फिर 2018 के आसपास मेरे को दोस्तों कुछ पैसों की जरूरत पड़ी और तब जाके मैंने इसको बच्चे कुचे अपने आधे कॉइन्स बेचे थे अप्रोक्सीमेटली $18,000 के। तो ये मेरा समय था 2014 से 2018 तक का। इसमें मैंने बिटकॉइन को एक्सप्लोर होते देखा। उसके साथ मैंने सीखा सिर्फ ब्लॉकचेन और क्रिप्टोज के बारे में नहीं, और सीखा फेडरल रिजर्व और मनी सप्लाई और फ्लो कैसे कंट्रोल करते हैं सेंट्रल बैंक्स अपनी करेंसी की वर्ल्ड ओवर। और हर चीज जो मैं पढ़ सकता और सीख सकता था फिएट करेंसी के बारे में मैंने सारा सीखा यूट्यूब पे, किताबों में, जहां देखता था न्यूज क्रिप्टो के बारे में उसी को देखने लग जाता था। फिर जब लॉकडाउन लगा 2020 में और क्रिप्टो बिटकॉइन $3,500 के आसपास चल रहा था, तब मैंने थोड़ी थोड़ी परचेजिंग फिर स्टार्ट की। उस समय मेरी जो होल्डिंग थी वो अप्रोक्सीमेटली 4 बिटकॉइन की रह गई थी। और उन 4 बिटकॉइन को मैंने क्या किया, मैंने उसको कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया और ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, जैसे इथेरियम, BNB और इतने सारे जो ऑल्ट कॉइन थे। और अब ये है मेरा तीसरा साइकिल। इसके अंदर मेरे बिटकॉइन तो ऑलमोस्ट ना के बराबर रह गए हैं क्योंकि सारे कन्वर्ट हो चुके हैं ऑल्ट कॉइन्स के अंदर ऑल्दो उसमें मेजॉरिटी इथेरियम ही है मेरे पास, लेकिन जो बाकी के कॉइन्स है उनकी वैल्यू ना के बराबर रह गई है। 97% तक इरोड हो चुकी है। एटलीस्ट ये इतना बुरा तो नहीं है जिसमें इस बंदे ने 10,000 बिटकॉइन दिए थे 2 पिज्जा खरीदने के लिए। उसकी वैल्यू पीक के हिसाब से आज होती $500 बिलियन से ज्यादा। तो कहने को तो आप कह सकते हैं कि आप असली क्रिप्टो प्लेयर नहीं हैं अगर आप सब कुछ खो के उसको सब कुछ को वापस नहीं पाते। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ पूरी स्टोरी शेयर करूंगा और अब शेयर करूंगा अपनी ओपिनियन कि कहाँ हैं हम क्रिप्टो मार्केट साइकिल के अंदर। तो दोस्तों लाइक तो बिल्कुल बनता है और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा अपना टेक्निकल चार्ट बिटकॉइन के ऊपर। तो शुरू करते हैं। आज हर क्रिप्टो होल्डर के दिमाग में एक ही सवाल चल रहा है, बिटकॉइन कितना गिरेगा। इसका जवाब दोस्तों किसी को भी नहीं पता, मुझे भी नहीं। लेकिन ये हमको पता है कि हम कहां जा रहे हैं, लेकिन उसको समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा हम यहां कैसे पहुंचे। हम यहां पहुंचे क्योंकि जो वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने क्रिप्टो इंडस्ट्री को एक ट्रैप में फंसाया। उन्होंने यूज किया अपने सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र। वो क्या था दोस्तों? वो ब्रह्मास्त्र था लेवरेज। दुनिया के बैंक्स जो हैं दोस्तों वो अपनी करेंसी, या वो डॉलर हो या रुपी, $1 से हजारों लाखों डॉलर या रुपी बोरो कर सकते हैं और ये काम करता है बैंकिंग इंडस्ट्री में। लेकिन जब आप इस लेवरेज को क्रिप्टो इंडस्ट्री के साथ जोड़ देते हैं दोस्तों, तो क्रिएट होता है ऐसा फ्यूल जो एक ऐसा डायनामाइट है जो एक चिंगारी से एक्सप्लोड करने को हमेशा तैयार रहेगा। क्योंकि जब आपके पास एक फाइनाइट एसेट होता है जैसे बिटकॉइन, जब आप उसको स्ट्रेच करके एक इनफाइनाइट प्राइस तक ले जाते हो तो वो उस स्टेज पे आ जाता है कि उसने तो वहां से टूटना ही टूटना है। जैसे एक रबर बैंड होता है, एक लेवल के स्ट्रेच होने के बाद वो टूट जाता है। और वो जनरली यूजुअली दोस्तों इसलिए होता है क्योंकि उसके ऊपर कोई भी चेक्स और बैलेंसेस नहीं रखे जाते, क्योंकि ये मार्केट अनरेगुलेटेड है। जैसे दोस्तों बिटकॉइन है जो 21 मिलियन तक ही सीमित है और इसको आप डाल देते हो ऐसी दुनिया में जहां पे एक टोकन को इनफाइनाइटली
प्रिंट किया जा सकता है और उस टोकन को आप एक इनरेगुलेटेड मार्केट में डाल देते हो, फिर आप उसको कोलैटरलाइज कर सकते हो, लोन पे दे सकते हो इंस्टीट्यूट्स को, उसके अगेंस्ट कैपिटल रेज कर सकते हो। तो आप ही बताइए, ये सिस्टम तो एक दिन टूटेगा ही टूटेगा, क्योंकि वो जो प्राइस है या वैल्यू है वो बढ़ तो सिर्फ किताबों में ही रही है, रियल टाइम में तो उसकी कोई वैल्यू है ही नहीं। और जब ज्यादातर लोग जो शेयर होल्डर्स हैं वो एक साथ मिलकर उसको विड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे तो कुछ लोग ही उसको विड्रॉ कर पाएंगे और बाकी लोगों को कुछ हाथ नहीं लगेगा। और तब आती है असली मुसीबत। बैंकिंग सिस्टम में दोस्तों ये सिस्टम परफेक्ट है, क्योंकि डॉलर या रुपी जो है, डॉलर समझ लेते हैं, वो इनफाइनाइट है और उसको जो बैक करती है सेंट्रल बैंक्स और गवर्नमेंट बैक करती है, तो वो जितना मर्जी उसको प्रिंट कर सकती है, क्योंकि कोई भी कोलैप्स आता है तो गवर्नमेंट आती है और उसको बेल आउट कर जाती है, चाहे वो कितना भी बड़ा बैंक क्यों ना हो, जैसे हुआ 2008 के क्रैश के अंदर। और जो बैंक्स में डिपॉजिटर्स होते हैं जिनका पैसा वहां जमा होता है, उसको भी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है और अश्योरेंस देती है कि उनका पैसा उनको वापस मिलेगा। मगर क्रिप्टो में तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक क्रिप्टो इन्वेस्टर के पास क्या है आखिर में? एक क्रिप्टो इन्वेस्टर के पास दोस्तों है सिर्फ ट्रस्ट और उम्मीद। ट्रस्ट इन कंपनीज के ऊपर, इन एक्सचेंजेस के ऊपर और इनके सीईओज के ऊपर, और इस उम्मीद में रहते हैं कि ये जो सीईओज हैं ये अपनी कंपनीज के साथ वही करेंगे जो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के हित में होगा, ना कि उनके पर्सनल बेनिफिट के लिए। जब से ये पावर मिसयूज हुई है तो इसके ऊपर से ट्रस्ट लोगों का उठता चला गया है। तो जैसे ही ये जो पावर है ये मिसयूज हुई है तो इसका इम्पैक्ट पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री पे आ रही है, एक डोमिनो इफेक्ट की तरह। और इसकी नई शुरुआत अब हुई है FTX के 2022 के कोलैप्स से, जो फास्टेस्ट ग्रोइंग और सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज रही है अभी रिसेंट टाइम में। तो सवाल अब ये है कि अब हम क्रिप्टो इंडस्ट्री में कहां जा रहे हैं? क्या ये बिटकॉइन का अंत है? थोड़ा सा इसको क्रिप्टो वर्ल्ड से बाहर निकल के ओवरऑल नजरिया से देखते हैं, जिससे आपको थोड़ा पिक्चर और क्लियर हो कि हम कहां खड़े हैं। दोस्तों कोई भी एसेट क्लास हो, चाहे वो स्टॉक्स हो, प्रॉपर्टीज हो, क्रिप्टोज हो, वो ऊपर नीचे क्यों होता है? उसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है दोस्तों उसकी बिजनेस साइकिल। और ये चीज हमने आपके साथ डिस्कस की थी अपनी मास्टर क्लास के अंदर पूरी डिटेल में, लेकिन थोड़ा सा हम अभी इसको और डिस्कस करेंगे क्योंकि ये जरूरी है समझने के लिए। दोस्तों एक जो बिजनेस साइकिल होती है वो 2 से 10 साल तक चलती है नॉर्मली, और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट आता है इंटरेस्ट रेट से। इसको आप मानो कि इकोनॉमी है, मान लो एक रोप वॉकर की तरह। तो सेंट्रल बैंक का काम है कि इसको आगे बढ़ते रहना है कि और ध्यान रखना है कि इसका बैलेंस बना रहे, जिससे वो फिसल ना जाए। इसका मतलब उनको इंटरेस्ट रेट राइज करने होते हैं जब भी मार्केट ओवरहीट हो जाती है, जैसे अभी, और जब इकोनॉमी बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है तब उनको इंटरेस्ट रेट गिराने पड़ते हैं, जिससे वो वापस घूम के अपने मीन पे आ जाए। लेकिन वो भी ज्यादा तेज नहीं कर सकते, कहीं ऐसा ना हो कि हाइपर इन्फ्लेशन आ जाए आगे चल के। तो जो बिजनेस साइकिल होती है वो कुछ इस तरह की दिखती है। जो सबसे अर्ली फेज होता है उसके अंदर जीडीपी, इनकम, एम्प्लॉयमेंट सब ग्रो कर रही होती है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स ग्रो कर रहे होते हैं। सेंट्रल बैंक की पॉलिसी रहती है कि इंटरेस्ट रेट्स को लो ही रखें, जिससे इकोनॉमी अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू करे, क्योंकि फिर ग्रोथ स्पीड पकड़ती है तो उसके साथ इन्फ्लेशन भी स्पीड पकड़ती है, क्योंकि प्रोडक्ट्स और कमोडिटीज की डिमांड राइज हो जाती है, क्योंकि इनकम राइज पे होती है। उसके बाद हम अपने मिडिल फेज पे आते हैं। अब इस मिडिल फेज में जो है ग्रोथ जो है वो पीक होने लगती है, लेकिन प्रॉफिट्स और क्रेडिट वो ग्रोथ पे ही रहते हैं। पॉलिसी न्यूट्रल रहती है, सेंट्रल बैंक थोड़े चौकन्ने हो जाते हैं कि मार्केट ओवरहीट हो रही है, इसको मॉनिटर करो, और इस समय पे लोग सब तरह के एसेट्स खरीदना स्टार्ट कर देते हैं, चाहे वो कचरा स्टॉक्स हो दोस्तों, क्रिप्टो टोकन्स या NFTs। और वहीं हमारी इकोनॉमी पहुंची थी सितंबर अक्टूबर 2021 के अंदर, क्योंकि वो समय होता है दोस्तों जो मर्जी खरीद लो, प्रोबेबिलिटी है आपको उसमें प्रॉफिट हो ही जाएगा, एटलीस्ट पेपर प्रॉफिट तो हो ही जाएगा। वेल, वोडाफोन को साइड रखते हैं। फिर क्या होता है, फिर इन्फ्लेशन एकदम शूट अप करके राइज करती है और ये जो हमारा बैंड बनता है ये स्ट्रेच होके टूट जाता है, और तब हम आते हैं आज के हालात में। इसको आप एक ट्रांजिशन पीरियड भी कह सकते हैं, जिसके अंदर इन्फ्लेशन राइज तो हो रही है एंड, और नई साइकिल की बिगिनिंग हो रही है।
स्टार्ट। इसके बीच का फेज समझिए। इसमें ग्रोथ तो होती है स्लो, क्रेडिट पॉलिसी टाइट होती है और अग्रेसिव स्टैंड होता है सेंट्रल बैंक्स का, जिससे ये जो हीटेड इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में लाई जाए। तो इस साइकिल में दोस्तों हम लगभग यहाँ हैं जहां सब इकोनॉमिक एक्टिविटी गिर रही है, लिक्विडिटी टाइट हो रही है और प्रॉफिट कम हो रहे हैं कंपनीज के। कंपनीज कैश ट्रैप्ड हैं, लेकिन दोस्तों इन्फ्लेशन उस स्पीड से नहीं गिर रही जितना एक्सपेक्टेड है। इससे ये पता चलता है दोस्तों कि फेड्स अपने इंटरेस्ट रेट ज्यादा स्पीड से नहीं गिराएंगे जब तक ये हालात एकदम बॉटम पे नहीं आ जाएंगे। और इसमें सबसे अमेजिंग क्या है, इसके सबसे अमेजिंग है ये कैसे इंपैक्ट करता है ह्यूमन साइकोलॉजी को। दोस्तों इन्वेस्टिंग होती क्या है? इन्वेस्टिंग होती है, हम पोर्ट्रे करते हैं एक पिक्चर जिसमें हम देखते हैं अपना बेस्ट रूप अपने फ्यूचर का। और जब हम इन्वेस्टिंग में रेगुलरली प्रॉफिट बनाने लगते हैं तो हमें इतनी खुशी होती है, हम कॉन्फिडेंट होते हैं और उस कॉन्फिडेंस से हमें लगता है हम तो इस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट बन चुके हैं। तो अगर इस ग्राफ के नजरिए से देखें तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो पहले होता है ऑप्टिमम, ऑप्टिमम से जाता है बिलीफ में, उसके बाद वो वहां से जाता है यूफोरिया में और पीक आउट होता है वहीं पे। और जब हमारी इन्वेस्टमेंट जब पीक आउट होके गिरना स्टार्ट होती है, फिर हमारे इमोशंस भी मार्केट के साथ पीक आउट होके गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले तो आती है एंजाइटी, ये हो क्या रहा है, फिर आता है डिनायल, फिर आता है पैनिक और फिर आता है एंगर, जिसमें मेरा मानना है हम आज हैं। और ये फेज जो होता है दोस्तों मार्केटों का सबसे मुश्किल फेज होता है हर इंसान के लिए, क्योंकि इसके अंदर आप रियलाइज करने लगते हो कि जो पिक्चर आपने अपनी पोर्ट्रे की थी फ्यूचर की, जो इंसान आप बनोगे, उसकी जो पूरी फाउंडेशन है वो डगमगाने लगती है। फिर हम देखने लगते हैं कि ये क्यों हुआ, ये किसकी गलती है, एफटीएक्स की, सेंट्रल बैंक्स की, गवर्नमेंट की, किसने हमको इस पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया है। और होता क्या है, बेसिकली यही दोस्तों टाइम होता है मार्केट्स का एकदम बॉटम का एरिया। क्योंकि ह्यूमन इमोशंस क्या है ना, वो मार्केट्स के अपसाइड को ही ओवर एस्टिमेट नहीं करती दोस्तों। जब मार्केट गिरती है तो उसके डाउनसाइड को भी ओवर एस्टिमेट करती है। क्योंकि दोस्तों जब भी कोई मार्केट इस साइकिल से निकलती है तो वो हमेशा और स्ट्रांग बनती है और स्ट्रांग फाउंडेशन बनाती है इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस का और लेके जाती है अपने आप को एक नए हाई के ऊपर। मगर आप थोड़ा सा जूम आउट करके जब चार्ट्स को देखते हैं तो आप रियलाइज करते हैं कि ये जो अप्स एंड डाउन्स है ये मैटर ही नहीं करते और एकदम आपको एक स्मूथ पैटर्न नजर आता है, चाहे वो इंडियन स्टॉक मार्केट हो या फिर बिटकॉइन। और इसीलिए लाए हैं हम आपके लिए पूरी जर्नी, आपकी आज की पोजीशन से आपकी वेल्थ क्रिएशन करने की, आपको सिखाने की कैसे मार्केट साइकिल्स चलती हैं और कहां कहां हैं हम मार्केट साइकिल में स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे आपके साथ। आपकी फैमिली मार्केट क्या कहती है फैमिली। चाहे आपकी कैपिटल स्टार्ट कर रहे हो आप 10,000 रुपए से, 1 लाख रुपए से, 10 लाख रुपए से या 1 करोड़ रुपए से, हमारे पास आपके हर स्टेज के लिए एक गाइडेंस टूल और पूरा सपोर्ट सिस्टम है जो स्टेप बाय स्टेप आपके साथ रहेगा और मॉनिटर करेगा हर जगह पे जहां हमें लगेगा कि आप गलती कर रहे हैं या आपको गाइडेंस की जरूरत है। तो अगर आप नए हैं तो इमीडिएटली इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि आपको फिर कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग इंस्टा पे भी हैं, टेलीग्राम पे भी हैं, वेबसाइट पे आप जाकर रजिस्टर कर सकते हैं या फिर आप हमारी मास्टर क्लास की रिकॉर्डिंग भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब थोड़ा सा मैं शेयर कर लेता हूं मैंने क्या सीखा है इन 3 साइकिल में अपनी क्रिप्टो की। मेरी सबसे बड़ी सीख दोस्तों ये रही है कि क्रिप्टो मार्केट और बिटकॉइन दोनों बहुत अलग है। और साथ में मैंने सीखा है दोस्तों कि वहां इन्वेस्ट करना ज्यादा लॉजिकल है जिस एसेट क्लास का एक यूज केस है, जैसे बिटकॉइन और इथेरियम का। खास तौर से उनके मुकाबले जो एसेट क्लास क्लेम करते हैं कि आगे चल के फ्यूचर में वो बहुत यूजफुल होने वाले हैं, वो किसी को नहीं पता और वो कोई गारंटी नहीं है वो तब तक जिंदा भी रहेंगे। इसका एग्जांपल दोस्तों अभी स्टॉक मार्केट में भी रिसेंटली हुआ, आईटी सेक्टर स्टॉक्स। आईटी सेक्टर स्टॉक सितंबर अक्टूबर से लेकर फरवरी तक अपनी पीक टच करे और हमने उसको आपके साथ इस वीडियो में भी शेयर किया है। लेकिन जब उन्होंने अपनी पीक टच करी उसके बाद लोग बेहिसाब आईटी सेक्टर्स खरीद, इनफैक्ट आज भी खरीद रहे हैं बाय ऑन डिप्स के ऊपर। लोगों की रोज ही सुनता हूं मैं, बाय ऑन डिप्स पे इन आईटी स्टॉक्स खरीदते रहो। ये खरीदा जाता है दोस्तों सिर्फ
सिर्फ गुडविल के ऊपर, या तो पर्सनालिटीज के गुडविल के ऊपर या फिर कंपनी के नाम की गुडविल के ऊपर, वैल्यूएशंस के ऊपर ये खरीदे नहीं जा रहे आज की डेट में। और एक विश्वास जिसपे मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करने लगा था वो ये है कि क्योंकि बिटकॉइन जो है वो सबसे पहला कॉइन है, वो सबसे फास्टेस्ट कॉइन, रिलायबल कॉइन और सबसे ज्यादा एफिशिएंट कॉइन तो हो ही नहीं सकता। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन तो आएगा ही आएगा। इसी सोच के साथ दोस्तों 2017 से मैंने जो है अलग अलग उल्टे सीधे ओल्ड कॉइन खरीदने स्टार्ट किए, इसी उम्मीद में कि मैं अगला बिटकॉइन आइडेंटिफाई कर लूंगा। लेकिन दोस्तों मैंने ये सीख लिया है और उम्मीद रखता हूं कि ऐसी गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा, क्योंकि चैलेंज तो बहुत दूर की बात है। हुआ क्या, जो मेरे सारे टोकन्स हैं वो आज की डेट में 97% की वैल्यू से ज्यादा डाउन है। और इससे पहले हम इस टॉपिक पे और आगे बढ़े, मैं आपको याद दिला दूं, मैं एडवाइस करता हूं अपनी क्रिप्टो होल्डिंग्स कभी भी ऑनलाइन ना रखें, हमेशा उसको एक कोल्ड स्टोरेज वॉलेट में ऑफलाइन रखें। ऑनलाइन वो कभी भी सेफ नहीं है। अब थोड़ा सा हम बिटकॉइन के चार्ट को देखेंगे। तो दोस्तों बिटकॉइन ने अभी तक 80% करेक्ट किया है अपनी पीक से, और सेलर जो हैं आज भी बायर से डबल रेशो में हैं। तो इससे ये तो कंफर्म होता है दोस्तों कि बिटकॉइन ने अपना बॉटम अभी नहीं बनाया है। लेकिन जब भी बिटकॉइन अपना बॉटम बनाएगा उसके बाद हमको कुछ रैली में इंडिकेशन मिलेगी कि इसकी रैली की शुरुआत हो रही है नई साइकिल की। तो मेरी ओपिनियन तो अभी इसके अंदर कैश में ही रहने की है और परचेजिंग स्टार्ट करने का अभी समय नहीं आया है, क्योंकि एंड ऑफ द डे दोस्तों कैश है तो ही ऐश है, बाकी सब फ्लैश है। और अगर मैं क्रिप्टो इंडस्ट्री की बात करूं तो मेरी ओपिनियन तो है दोस्तों एंड तो क्रिप्टो इंडस्ट्री बिल्कुल नहीं होगी। इनफैक्ट जब वो वापस आएगी तो और स्ट्रॉन्गर और स्टेबल फाउंडेशन के साथ वापस आएगी इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को जीतने के लिए। पर उसके लिए थोड़ा सा दर्द और बर्दाश्त करना पड़ेगा। और रही बात बिटकॉइन की, तो दोस्तों मैंने तो सीखा है और समझा है, तो बिटकॉइन तो आज भी वो ही करता है जो बिटकॉइन ने हमेशा कहा है और हमेशा कहता रहा है कि वो करेगा। वो आज भी वैल्यू ट्रांसफर करता है ऑनलाइन, वो अभी भी कॉपी नहीं हो सकता या डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, और वो अभी भी डिसेंट्रलाइज्ड है। तो उसने जो प्रॉमिस और कमिटमेंट डे 1 से किया है उसने हमेशा उसको निभाया है। पर दोस्तों पोर्टफोलियो बिल्डिंग की स्ट्रैटेजी अभी भी वही है कि आप एक अपना पहले एक स्टेबल और कंसिस्टेंट रिटर्न देने वाला पोर्टफोलियो बनाएं और उसके अंदर कुछ क्वांटिटी मैक्सिमम 5% वो हाई रिस्क एसेट लाइक क्रिप्टो बिटकॉइन जैसों में इन्वेस्ट करें। उसके बियॉन्ड जाने से के बारे में कंसीडर ना करें। ओवरनाइट रिच होना या रातों रात करोड़पति बनने की स्कीमें सिर्फ लोगों को बर्बाद करती है और कुछ नहीं करती। सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर होता है इन्वेस्टमेंट का वो होता है जो ये वॉलेटिलिटी और प्राइस मूवमेंट होती है उसको एब्जॉर्ब करना और आपके माइंडसेट को वो इम्पैक्ट ना करे। और इसी चीज को सिखाने के लिए मैंने आपके लिए एक मास्टर क्लास लॉन्च की थी पिछले हफ्ते, हाउ टू आइडेंटिफाई द टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स फॉर द नेक्स्ट बुल मार्केट इन दिस बेयर मार्केट। और उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने का समय दोस्तों इससे बेहतर अभी तक नहीं आया है, और अगली बार कब आएगा वो किसी को नहीं पता, क्योंकि ऐसा समय दोस्तों 10 साल में एक या दो बार ही आता है, जैसा हमने आपको मार्केट साइकिल्स में एक्सप्लेन किया है। तो आप इमीडिएटली अब इस वीडियो को इसके बाद जरूर देखिएगा। गुड बाय एंड जय हिंद।